हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो लास्ट क्लास हमने पढ़ लिया था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना। 6 का 6 हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार आप उसको जाओ रिवाइज करो। ओके। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था, इसमें से कुछ चीज़ें क्या है गलत है। ऑलरेडी आपने ये पढ़ा हुआ है ना 9th-10th क्लास में। हाँ, तो इसमें से कुछ चीज़ें गलत है, फिर भी हम उसको पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि चीज़ें वहीं से क्या हुई, इवॉल्व होना चालू हुई, डिस्कवरी, चीज़ों की खोज वहीं से स्टार्ट हुआ। ठीक है। तो वैसे तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटम बोले तो जो एटम का कंसेप्ट है ना, वो बहुत पहले से है। जैसे हमारे वेदों में महर्षि कन्नड़ ने बहुत पहले ही इस चीज़ों को बता दिया था, और उसके बाद एक डेमोक्रेटिक्स नाम का आदमी था जिसने भी बताया था। ठीक है। अब क्योंकि हम अपने घर की मुर्गी को दाल बराबर समझते हैं ना, तो वही हाल है यहाँ पे। अपनी चीज़ों को वैल्यू हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है। और वही सेम चीज़ कोई और पढ़ाता है तो हमें अच्छा लगता है। ठीक है। तो 370 BC के आसपास इसने बताया था क्या एटम होते हैं, जिसको एटम इसने ना बोला था उस समय क्या डिफाइन किया था, क्योंकि जानते ही हो दूसरे अरब वाले, अरब सॉरी ग्रीक वाले, ये सब जो होते हैं उनका नाम अलग अलग होता है। ठीक है। तो इसने एटम ना बोल के क्या बोला, इसने एटमियो, जिसका मतलब क्या होता है इंडिविजुअल। और एटम का भी क्या मतलब निकाला है इन्होंने, इंडिविजुअल। ओके, यानी जिसको और छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ हाँ, मेरे को पता है, आपको समझ में आ रहा है कि एटम्स को छोटे पार्ट्स में और डिवाइड करते हैं। तो जैसे मैंने बोला है ना, इस चीज़ को पता करना कि एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल है, यही सबसे बड़ी बात थी उस टाइम के लिए। ओके। तो इन सब को देखते हुए डाल्टन ने कुछ लॉ दिए, एक फिलॉसफी। ठीक है। एटॉमिक थ्योरी, ये सेट ऑफ ऐसा पोस्टुलेट्स भी बोल सकते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या बोला इसने, मैटर जो है, पहला पॉइंट इसका, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। ठीक है। तो ये तो इसने सही बोला, बस इंडिविजुअल एटम्स क्या है इसमें गलत है। पर सभी जो मैटर है, जितने भी पदार्थ हैं, वो सभी किससे बने हुए हैं? हाँ, एटम से ही बने हुए हैं। ऑल्दो एटम क्या है, डिविजिबल है। हाँ, पर ध्यान रखना इस बात का कि वो स्टेबल नहीं होते। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये इंडिविजुअली स्टेबल नहीं होते। ओके। आप भले ही उसको तोड़ सकते हो, पर वो स्टेबल नहीं होगा। और यहाँ तक कि एटम भी स्टेबल नहीं होते हैं ना। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन इंडिविजुअली स्टेबल नहीं होता है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, H2 मॉलिक्यूल, या एज ए एलिमेंटल फॉर्म में स्टेबल होते हैं। ओके। तो साथ में इसका ड्रॉबैक्स भी हो गया है ना, लिख लेना क्या, एटम्स को फर्दर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं और छोटे पार्टिकल्स में। ओके। तो सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट में इसने क्या बोला कि जो एटम्स हैं गिवन एलिमेंट्स के आइडेंटिकल होंगे। जितने भी एलिमेंट्स के एटम होंगे सभी क्या होंगे, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल कहने का मतलब क्या होगा, उनका प्रॉपर्टीज एकदम सेम, डिक्टो कॉपी, जुड़वा भाई के जैसा दिखने वाले होंगे। ठीक है। और उनका क्या होगा, आइडेंटिकल मास भी होगा। ठीक है। यानी दोनों का वेट भी क्या होगा, सेम। ओके। और अलग अलग एटम्स के, डिफरेंट एटम्स का मास क्या होगा, अलग अलग। ओके, क्लियर है। हाँ, आपको पता चल रहा होगा कि ये सब क्या है, थ्योरी गलत है। जैसे अभी तक क्या आ गए हैं, आइसोटॉप्स आ गए हैं और आइसोबार्स आ गए हैं, है ना, जिनमें क्या होता है, सेम एलिमेंट के डिफरेंट मास हो जाते हैं ना। जैसे कार्बन है, तो कार्बन का 3 आइसोटॉप पढ़ा होगा आपने, C12, C13 और C14। ये क्या एक्चुअली क्या लिखा हुआ है ऊपर में, मास नंबर लिखा होता है ना। तो एक ही कार्बन, सभी एलिमेंट क्या है कार्बन, पर मास क्या हो गया सबका अलग अलग। तो ये जो वाला पॉइंट है आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज एंड आइडेंटिकल मास। तो आइडेंटिकल मास क्या हो गया, अलग अलग। ओके, तो ये फेल हो गया। दूसरा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, तो ये भी फेल हो गया था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स। और जो दूसरा फेल हुआ वो हुआ था आर्गन एंड किसके लिए, कैल्शियम के लिए। तो दोनों का मास क्या होता है, 40। अब देखो इसने क्या बोला, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, पर यहाँ पे दोनों का मास क्या हो गया, सेम। और ये क्या है प्रॉपर्टी, इसको क्या बोलते हैं, आइसोबार, जहाँ पे अलग अलग एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट का मास क्या होता है, सेम। तो ये भी क्या हो गया, इसका एक ड्रॉबैक हो गया। ओके। तो नेक्स्ट अगर जो थर्ड पॉइंट की बात करें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, तो ये बोलता है कंपाउंड्स जो बनते हैं एक फिक्स रेशियो में बनता है ना। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो यही तो बोलता है ना कि कोई भी जो कंपाउंड होगा
उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में होंगे या एक फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास में होंगे। यानी कि जैसे मैंने वाटर बोल दिया, तो वाटर में अगर याद हो आपको, तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1:8 होना चाहिए, तभी वो कंपाउंड क्या होगा, वाटर होगा, है ना। अगर जो डिफरेंट आ रहा है तो वो डिफरेंट होगा, या ऐसा बोल सकते हो उसमें हमेशा जो रेशियो होगा हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम का वो क्या होगा, 2:1 होगा। ओके, ऐसा भी बोल सकते हो। क्लियर ये, यानी कि जो भी कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट्स होंगे या एटम्स होंगे उनका हमेशा क्या होगा, एक फिक्स्ड रेशियो होगा। क्लियर है। ओके, तो ये सही है, इसमें कोई ड्रॉबैक नहीं है। फोर्थ पॉइंट अगर जो हम लोग देखें तो केमिकल रिएक्शन जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो एक्चुअली है क्या। कोई भी केमिकल रिएक्शन, स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, जो हमारा एनसीईआरटी का भी सबसे ऊपर में अगर जो आप हेडिंग देखोगे तो यही है, व्हाट इज केमिस्ट्री में, है ना। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, सिर्फ यहाँ पे क्या होने वाला है, केमिकल रिएक्शन में रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, ठीक है, या जिसको हम लोग बोलते हैं रीऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक एटम जो दूसरे से अटैच है वो अपना जगह चेंज करके दूसरे से, मतलब किसी तीसरे से जाके अटैच हो सकता है या फिर अपने प्लेस को चेंज कर सकता है, जिसके कारण नए मॉलिक्यूल्स या नए कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में कंबाइन करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन था, पर जब ये वाटर बढ़ेगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस तरीके से कंबाइन होगा। ओके, तो ये क्या हो गया, रीअरेंजमेंट। या इसका एक बेस्ट एग्जांपल ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो मैंने लिखा CH3CH3O, या ऐसा ये वाला लिखे थे COOH। ओके, तो ये अभी आपको कौन सा कंपाउंड दिख रहा है, एल्डिहाइड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। अब इसी में देखो रीअरेंजमेंट होके अगर जो हम इसको इस तरीके से लिखें, बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ, देखो ज़्यादा वो मत करना इसमें। हाँ, तो अगर जो इसको हम देखें, इसी को रीअरेंज करें, अच्छा यहाँ पे CH3 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, CH2 होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, अभी ये कीटोन, क्या ये कीटोन है, और ऊपर वाला क्या है, एल्डिहाइड है। तो देखो सिर्फ सारे एटम्स यहाँ पे क्या है, सेम, बस क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट होने से क्या हो गया, दोनों एलिमेंट, दोनों कंपाउंड क्या हो गए, अलग अलग, दोनों की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, अलग अलग, बिल्कुल ही अलग है दोनों। ओके, ये ऑर्गेनिक में पढ़ोगे तो ध्यान रखना, केमिकल रिएक्शन क्या है, सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट है, रीऑर्गेनाइजेशन जिसको बोल रहे हैं हम लोग। और एक हमने सबसे पहला प्रॉपर्टी पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि क्या बोलता है, मैटर्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो वही है, दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी कोई नया एलिमेंट नहीं बनता है ना, सिर्फ उनका एलिमेंट्स या एटम्स क्या होता है, मतलब यहाँ पे एटम्स की बात कर रहे हैं तो एटम्स, कोई नया एटम नहीं बनेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, ठीक है, सिर्फ क्या होगा, रीअरेंजमेंट। ओके, तो ये भी सही है ना। लेकिन कहाँ पे ये गलत हो सकता है, हाँ, कहाँ पे, ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन में मास का लॉस और एक नया कंपाउंड भी बनता है। ओके, तो ध्यान रखना। तो ये चार जो हो गए हमारे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। एक्चुअली कहीं कहीं पे 5 पॉइंट लिखा मिलेगा आपको, इस वाले को ब्रेक कर देते हैं, थर्ड सेकंड वाले को। ओके, एटॉमिक मास और अलग अलग प्रॉपर्टीज वाला, तो आप जैसे चाहो वैसा लिख सकते हो, पर ये है 4 ही। क्लियर होगा आई थिंक ये। तो आगे बढ़े हम लोग, तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं देखो ये डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी जो पहले भी बता दिया था, गैसियस वॉल्यूम जो बता रहा था, ये बाकी सारे लॉ को तो एक्सप्लेन कर रहा है ना, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन कर रहा है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन ये गैसियस वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसने क्या बोला कि जो सेम एटम है, वहाँ पर भी मैंने बताया था कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है। इसने हमेशा क्या बोला, डिफरेंट, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो हमेशा क्या होगा, H+O आपस में कंबाइन करेगा, H और H आपस में कंबाइन नहीं करता है, ठीक है, जिसको एवोगैड्रो ने आंसर दिया बाद में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो हम लोग पढ़ेंगे अभी, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस।
जहाँ से मेनली हमारा जो क्वेश्चंस यानी इसके बाद से जो चैप्टर है नीट जेई में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ध्यान रखना लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। ओके, तो अब ये सब देखो एटॉमिक मासेस एंड मॉलिक्यूलर मासेस क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसने क्या बोला डाल्टन्स ने सेकेंड पॉइंट में कि जितने भी एलिमेंट हैं सभी का मास क्या होगा, अलग अलग, है ना, और सेम का मास क्या होगा, एक ही टाइप के एटम का मास आइडेंटिकल होगा। तो बस इसी को ढूंढने के लिए साइंटिस्टों ने हर एक एटम हर एक एलिमेंट का मास क्या किया, पता करना चालू किया। ओके, तो एटॉमिक मास को मेजर करना, देखो एटॉमिक मास को मेजर करना क्या है, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। क्यों है डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि एटम्स का साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, और जितना साइज छोटा होता जाएगा यानी वॉल्यूम कम होता जाएगा, मास डेंसिटी क्या होता जाएगा उतना ही, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कम होता जाएगा, है ना, तो मास क्या होता जाएगा, बहुत ही कम होता जाएगा। और उस मास को मेजर कर पाना क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट। अभी तो हमारे पास बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट डेवलप हो गए, तो बहुत सारी चीज़ों को हम डायरेक्टली एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। पर उस समय 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के आसपास, उस समय हमारे पास ऐसा कोई सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा थे नहीं, जैसे मास को ही मेजर करने के लिए नहीं था। अभी हमारे पास क्या है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, जिससे हम लोग एलिमेंट्स एटम्स का मास आसानी से मेजर कर पाते हैं। पर उस समय ये चीज़ें नहीं थी, तो उन लोगों ने क्या किया था, या हमारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया था, मास को मेजर करने के लिए रिलेटिव देखते थे। ठीक है, रिलेटिव कहने का मतलब किसी एक को स्टैंडर्ड मान लिया, रिफरेंस, रेफरेंस बोल लो या स्टैंडर्ड बोल लो, ठीक है, और उसी के बेसिस पे बाकी सारे एलिमेंट्स का मास का मेजर करते हैं। जैसे आप इसको ऐसे समझो, जो हमारा 1 kg है, जिसको हम लोग 1 kg बोलते हैं, वो एक्चुअली क्या है, प्लेटिनम और इरिडियम, प्लेटिनम और इरिडियम, प्लेटिनम 90% और इरिडियम 10% से मिक्स करके एक बना हुआ है हमारे पास, एलॉय बोल सकते हो, जिसका एक फिक्स लेंथ और फिक्स डायमीटर है ना, एक सिलेंड्रिकल शेप का बना हुआ है प्लेटिनम और इरिडियम का मिक्स करके, ठीक है, जिसका एक फिक्स्ड लेंथ और फिक्स्ड रेडियस है या डायमीटर बोल लो, जिसका मास हम लोगों ने क्या बोल दिया है, 1 kg। ठीक है, और इसी के रेफरेंस में जो आप 1 kg अभी देखते हो, हर एक चीज़ चाहे वो क्या हो, आपका बैंक बैलेंस हो या फिर आजकल के नए वाले जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो, ओके, सभी किस पे बेस है, इसी बेसिस पे कि प्लेटिनम 90% और रेडियम 10% एक मिक्सचर बना हुआ है ना, एलॉय, जिसको एक क्लोज कंटेनर में रखा हुआ है। ठीक है, स्टैंडर्ड इसको बनाया हुआ है। ओके, और इसको क्यों लिया है, क्योंकि ये जो मेटल है इसका केमिकल एब्रप्शन या बोल लो ये केमिकली इनर्ट है। कैसा है ये, केमिकली इनर्ट, यानी इसको सालों साल तक कुछ नहीं होने वाला है। देखो अभी पहले जब स्टार्टिंग से हुआ है तो 1 kg जो बना है सिस्टम अभी तक वही है, अगर जो कुछ इससे अच्छा मिल जाता है तो स्टैंडर्ड चेंज हो सकता है ना, तो कभी भी ये जो एक्चुअल 1 kg की वैल्यू है कभी भी चेंज हो सकती है, अगर जो हमें प्लेटिनम इरिडियम के मिक्सचर से कोई और दूसरा मिल जाए तो। ओके, और इसको क्यों चूज किया है, क्योंकि ये केमिकली इनर्ट है, यानी ये आसानी से किसी से भी रिएक्शन नहीं करता, या हमारे एटमॉस्फेयर से रिएक्शन नहीं करता है, इसीलिए हमने इसको चूज किया है। ठीक है, तो सिमिलरली एटम्स को भी मेजर करने के लिए उस समय रिफरेंस लिया गया, सबसे पहले लिया गया था हाइड्रोजन एटम को। हाइड्रोजन एटम को आर्बिट्ररी ऐसे ही मान लिया गया था, है ना, बिना किसी रीजन के, क्योंकि हाइड्रोजन एटम क्या था, सबसे छोटा, तो इसको आर्बिट्ररीली क्या मान लिया गया कि इसका जो मास का यूनिट है, मतलब मास जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे 1 यूनिट। ठीक है, कितना मास को बोलेंगे हम लोग 1 यूनिट, कोई यूनिट का नाम नहीं दिया गया, बस 1 बोला गया, 1 में मत लिखो क्या, 1। ठीक है, बिना किसी यूनिट के। पर और उस समय क्या हो रहा था, इससे मास जब मेजर कर रहे थे किसी और का, तो थोड़ा मास में एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं मिल पा रही थी, मतलब 1.2 1.3 इस टाइप का मिल रहा था, है ना, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं मिल पा रही थी, यार थोड़ी डिफिकल्टीज हो रही थी हाइड्रोजन से मास को मेजर करने में, यानी रिलेटिव। अब देखो मास बोलो कैसे मेजर करते थे, तो ये एक्सपेरिमेंट होता था, ऐसा नहीं कि बस बैंक बैलेंस था और दोनों साइड मेजर कर दिए, है ना, रख के, आज के जैसा, है ना, वैसा आसान था नहीं, तो एक्सपेरिमेंटली कंपेयर करते थे हाइड्रोजन के मास से बाकी सारे एलिमेंट का। ओके, पर अगर जो आज का हम देखें स्टैंडर्ड, तो आज का हमारा जो स्टैंडर्ड है वो कार्बन 12 को लेते हैं, C12, जिसको इस तरीके से लिखते हैं C12। ओके, ये असाइन किया गया है आज हमारे
जितने भी मास मेजर करते हो उसको स्टैंडर्ड यही मान गया है, ठीक है। और C12 के मास को बोला गया है 12 AMU के मास के इक्वल, ठीक है। हमारा स्टैंडर्ड क्या है C12, यानी ये है क्या, कार्बन का आइसोटॉप है, ठीक है, कार्बन आइसोटॉप C12, जिसको इस तरीके से लिखते हैं ना, ये क्या होता है मास नंबर, ये पता ही होगा। और नीचे में क्या लिखते हैं एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है कार्बन का 6, ठीक है। तो इसके और भी आइसोटॉप हैं, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था 13 14 भी है ना, पर C12 वन ऑफ द कार्बन आइसोटॉप जो C12 है उसको क्या माना गया है, स्टैंडर्ड माना गया है, ठीक है। और एक C12 के मास को क्या बोला गया है 12 AMU। ये MU का क्या मतलब है, एटॉमिक मास यूनिट, पता ही होगा आपके, है ना, पहले भी पढ़ चुका है आपने 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा होगा। ओके क्लियर है। तो स्टैंडर्ड क्या है हमारा C12, जिसका एग्जैक्टली मास क्या होता है 12 AMU, ओके। और अगर जो हम लोग बोले 1 एटॉमिक मास यानी कि 1 AMU, तो 1 AMU या 1 एटॉमिक मास क्या हो जाएगा बताओ, C12 जो है उसका 12th पार्ट, है ना, यही होगा C12 का 12th पार्ट। तो अगर जो डिफाइन करे 1 एटॉमिक मास यूनिट को, यूनिट भी लिख दो, है ना, 1 एटॉमिक मास यूनिट को, तो ये क्या होगा मास एग्जैक्टली इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, हाँ एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12, 1/12 ऑफ किसका C12 आइसोटॉप के, ठीक है, टू 1/12 of the mass of 1 कार्बन, ऐसा आप डिफाइन लिख सकते हो अगर जो आपके बोर्ड में आता है तो, ठीक है, C12 एटम, ओके। और फ्यूचर में जब हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री वगैरह आ गए तो मास को मेजर किया गया, तो मास ऑफ क्या C12 एटम, ठीक है, कार्बन 12 एटम का जो मास आया वो अप्रोक्सीमेटली कितना आता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम आया अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, एक कार्बन एटम का मास। तो अगर जो हम लोग मास बताएं 1 AMU का, 1 AMU का एक्चुअल मास यानी कितना मास होगा, तो ये आता है अप्रोक्सीमेटली, देखो एक C12 एटम का इतना है, तो इसका क्या कर देंगे हम लोग 1.99 इंटू 10⁻⁻23/12 ग्राम, है ना। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 1.6605, इतना याद नहीं रखना है आपको, 1.66 याद रखना है बस, ठीक है, 56 होता है ऐसा, ठीक है, इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ओके। अब ध्यान रखना मास ऑफ एटम बोल रहे हैं हम लोग, तो मास जब भी हम लोग बोलते हैं तो क्या होता है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का सम होता है ना। जैसे अगर जो हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे मास ऑफ एटम, तो एटम का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो मास ऑफ एटम क्या हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ क्या न्यूट्रॉन, ओके क्लियर है ये सभी को। तो ध्यान रखना दो चीज़ें यहाँ पे आके, क्या स्टैंडर्ड हमने किसको माना है C12 को, और C12 के मास को कितना बोला गया है 12 एटॉमिक यूनिट, ओके, कितना बोला गया है 12 एटॉमिक यूनिट, ओके। और अगर जो 1 एटॉमिक मास को हम लोग डिफाइन करें तो कितना आएगा, मतलब क्या होगा डिफाइन मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12, यानी C12 एटम का 1/12, 1/12 भाग, क्लियर है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो हम लोग स्टैंडर्ड डिफाइन किए हैं, है ना, इसके रेफरेंस में अगर जो मेजर करें, है ना, MU में, किसमें MU में अगर जो हम लोग मास मेजर करें सभी का, तो हाइड्रोजन का जो मास आता है स्पेक्ट्रोमेट्री से, मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रोमेट्री से कितना आया अप्रोक्सीमेटली 1.67 आता है, ठीक है, 1.67 36 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और अगर जो इसको MU में रिलेट करें
ठीक है, इन टर्म्स ऑफ mu, क्योंकि मास को कैसे डिफाइन किया गया था, रिलेटिव टू C12, है ना। यानी अगर जो mu में इसका मास निकालें तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली, रिलेटिव का क्या मतलब होता है, डिवाइड करेंगे यानी कि हम लोग उसके रिस्पेक्ट में, है ना, मास ऑफ किसका, हाइड्रोजन एटम का। तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली, देखो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 1.6736 इंटू 10⁻⁻24, और मास ऑफ 1 mu कितना आया, तो 1.66056 इंटू 10⁻⁻24, ठीक है, दोनों ही ग्राम में होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1.0078 mu, ठीक है, या इसको ऐसा भी बोल सकते हो 1.0078 को 8, है ना, 0 लिखो या ना लिखो, mu। क्लियर है, साइंटिफिक नोटेशन वाला हमने पढ़ा था, और उसमें हमने क्या पढ़ा था, राउंड ऑफ करने वाला, है ना। तो 8 देखो 5 से बड़ा है तो उसको राउंड ऑफ कर दिया। क्लियर है। और इसी तरीके से आप हर एक एलिमेंट का मास निकाल सकते हो। जैसे मान लो ऑक्सीजन एटम का निकालना है, ठीक है, ऑक्सीजन एटम का मास किसमें, इन टर्म्स ऑफ mu, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली आता है 15.995, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 16, हम लोग यूज क्या करते हैं 16। अब ये ऑक्सीजन आइटम का कौन सा आइसोटॉप है, 16 वाले का, है ना। हम लोग सभी के लिए यही मान के चलते हैं, अगर जो कुछ अलग दिया होगा तो हम उसको यूज करेंगे। ओके, क्लियर है सभी को। अब देखो ध्यान रखना ये चीज को, ये जितने भी मासेस हैं वो क्या है, रिलेटिव है ये सब, है ना। जैसे AMU ये क्या है, रिलेटिव। सिमिलरली आप सभी का निकाल सकते हो। जो और जनरली जो हम लोग रखते हैं मास, वो सभी क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन का है तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वली लिख देते हैं ना, 14 mu। और ये आता कहाँ से, रिलेटिव एटॉमिक मास है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर जो हमें निकालना है किसका, नाइट्रोजन एटम का, तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम अपॉन मास ऑफ किसका, 1/12 लिख दे रहा हूँ ऐसा, किसका, ऑफ C12 एटम, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 14 mu। इसी तरीके से जो यहाँ पे लिखा हुआ हाइड्रोजन का जैसे हमने निकाला वैसे ही सभी का निकालते हैं, ठीक है। याद रखने का मैं एक बना दूंगा क्या, शॉर्टकट ट्रिक, 1 से 20 तक का आप याद रख सकते हो, ठीक है। क्लियर है ये। तो ध्यान रखना है इसमें सभी लोग कि जब भी हम लोग निकालेंगे तो ये क्या है, mu क्या है, एक्चुअली रिलेटिव एटॉमिक मास, और किसके रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल रहे हैं हम लोग, C12 को स्टैंडर्ड मान के। ओके, और डिफाइन क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, C12 का क्या मान गया है हम लोग, 12 mu। ओके, क्लियर है ये। तो इस तरीके से आप याद रख रहे हैं तो ये होगा ही आपको याद, ठीक है। जिसको याद नहीं वो रखना, और मैं एक इस पर बना दूंगा क्या, शॉर्ट्स। क्लियर है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास। ओके, थैंक यू।